हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। मैं सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और ये है मेरा लेक्चर नंबर 4 पेपर फर्स्ट का, और इसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो भी ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है, कि मैं रोज के 2 लेक्चर्स अपलोड करती हूँ मेरे चैनल पर, जिसमें से एक लेक्चर होता है मेरा साइंस का और एक लेक्चर मेरा होता है हिस्ट्री का। अभी तक मैंने दोनों वीडियोस के 3-3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। ये 4th लेक्चर है। और साइंस और हिस्ट्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंस, प्री एंड इंटरव्यू 3 फेज में हमारा एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसमें से सबसे मेन जो चीज़ है वो हमारी मेंस होती है। प्रीलिम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स हम बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको मेंस पढ़ना है, क्योंकि मेंस एक वास्ट सब्जेक्ट, वास्ट सिलेबस है मेंस का। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और जो साइंस पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री जो है वो हमारे मेंस का पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है, और साइंस हमारा पेपर नंबर 3rd का पार्ट बी है। हर एक पेपर के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, जिसमें से हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है और साइंस पेपर 3rd का पार्ट बी है। हिस्ट्री में जो हमने यूनिट स्टार्ट करी है वो है हमारे पेपर फर्स्ट पार्ट ए की यूनिट नंबर 4। हर एक जो पार्ट है, जैसे कि ए और बी पार्ट है, तो हर एक पार्ट में 5-5 यूनिट्स होती है। तो हमने अभी 4th नंबर की यूनिट स्टार्ट करी है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। ये है हमारा पेपर नंबर फर्स्ट पार्ट ए हिस्ट्री, जिसमें 5 यूनिट्स है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। ठीक है, जिसमें से जो यूनिट हमने अभी स्टार्ट करी है वो है हमारी यूनिट नंबर 3rd। ठीक है, कौन सी यूनिट स्टार्ट करी है हमने? यूनिट नंबर 3rd। यूनिट नंबर 3rd में देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि इसमें जो फर्स्ट है वो है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुकी हूँ, बट आप और एक बार इन शॉर्ट समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन रेनेसा, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड इट्स लीडर, फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश। तो ये इतने टॉपिक्स हमको यूनिट 3 में पढ़ना है, जिसमें से मैंने जो अभी आपको स्टार्ट करा है वो है हमारे पीजेंट रिवोल्ट एंड ट्राइबल रिवोल्ट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको 1857 का रिवोल्ट भी कहा जाता है। अब इसमें हमने जो पीजेंट रिवोल्ट है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ मेरे 3 लेक्चर्स के अंदर, यानी 2 लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर लिया था। और जो मेरा 3rd लेक्चर है वो है ट्राइबल रिवोल्ट के ऊपर। ओके, सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। जो मैं अभी कंप्लीट कर चुकी हूँ वो है ट्राइबल रिवोल्ट, और जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है पीजेंट रिवोल्ट। तो आज की इस वीडियो में हम पीजेंट रिवोल्ट पढ़ेंगे। पीजेंट रिवोल्ट की ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ पीजेंट रिवोल्ट्स बता दिए हैं और उसका रीजंस बता दिए हैं कि पीजेंट रिवोल्ट क्यों हुए थे। और थोड़े से जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि इंडिगो रिवोल्ट हो गया हमारा, रंगपुर रिवोल्ट हो गया, देन हमारा कूका विद्रोह हो गया, उसी के साथ रामोसी विद्रोह हो गया, उसी के साथ हमारा पवना विद्रोह हो गया। ये कुछ विद्रोह मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम चलेंगे, देखिए ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। आप मेरे लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। पीजेंट रिवोल्ट, उसके क्या क्या कॉजेस थे, क्या क्या रीजंस थे, मैंने वो रीजंस आपको बता दिए थे। उसके साथ इंडिगो रिवोल्ट, रंगपुर रिवोल्ट, कूका रिवोल्ट एंड रामोसी रिवोल्ट, और उसी के साथ पबना रिवोल्ट। हमने टोटल 5 रिवोल्ट्स क्या करे थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम आगे के रिवोल्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो रिवोल्ट है वो है 1875 का डेक्कन में विद्रोह। ठीक है, कौन सा वाला विद्रोह? 1875 का डेक्कन वाला विद्रोह। 6th नंबर पर आएगा। हेडिंग हम दे देंगे 1875 डेक्कन रिवोल्ट। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? 1875 का जो डेक्कन का रिवोल्ट है, सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे कि कहाँ हुआ था, डेक्कन में कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था हमारा पूना और अहमदानगर, महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा पूना एंड अहमदनगर। दोनों जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारी महाराष्ट्र के अंदर है। और इसके जो मेन लीडर्स थे उनका नाम
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर याद करना, लेकिन इसका जो रीजन है ना वो याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, पूना और अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। पीजेंट रिवोल्ट था, पीजेंट यानी फार्मरों ने विद्रोह करा था। तो फार्मरों ने विद्रोह जो करा था वो किसके अगेंस्ट करा होगा, क्यों करा होगा, इसके हम रीजंस अगर कुछ रीजंस देखें तो एक तो ये हो सकता है कि इंक्रीज इन टैक्स रिवेन्यू होगा, फिर जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम है वो होगा, लैंड की कुछ पॉलिसीज ब्रिटिशर्स द्वारा बना दी गई होगी, वो कुछ इसके रीजंस होंगे। इसी के साथ में इसके और क्या रीजंस हो सकते हैं, मनी लेंडर, ठीक है, मनी लेंडर रीजन हो सकता है, जमींदारी सिस्टम जो है, ये दोनों भी रीजन हो सकते हैं। तो ये इतने सारे रीजंस, और कहीं ना कहीं तो सारे रीजंस थे, बट हमको अगर मेन रीजन लिखना है तो वो हम क्या लिख सकते हैं इसका, कि मनी लेंडर का एक था। ठीक है, इसका रीजन है, एक फार्मर थे, उन फार्मर का नाम था बाबा साहेब देशमुख। ठीक है, साहेब देशमुख जो थे ये फार्मर थे। कौन थे, फार्मर थे। ठीक है, एक फार्मर थे जो थे बाबा साहेब देशमुख। इनका एक हाउस था, इनका ये जो हाउस था ये नीलामी पर गया, और एक मनी लेंडर थे, एक मनी लेंडर थे जिसका नाम था कालूराम। तो ये मनी लेंडर ने इनका हाउस जो है वो नीलामी पर ले लिया। ठीक है, मतलब इनके हाउस की नीलामी हुई और इन्होंने ले लिया। अब इनका ये जो हाउस था ना, बहुत सारे पीजेंट्स यूज करते थे, बट जब ये मनी लेंडर कालूराम ने लिया तो अब ये जो जितने भी पीजेंट्स इनका हाउस यूज कर रहे थे वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो यूज नहीं कर सकते थे इनका हाउस अब। तो इसलिए क्या हुआ कि पूना और अहमदनगर महाराष्ट्र में कुछ पीजेंट्स ने इस बात के लिए विद्रोह कर लिया कि ये जो इनका हाउस है ये मनी लेंडर कालूराम जी को क्यों मिल रहा है। ओके, तो ये इसका रीजन था। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, मनी लेंडर कालूराम obtained auction of house of farmer बाबा साहेब देशमुख। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब आता है हमारा मोपला विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, मोपला रिवोल्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। ये कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये हुआ था हमारे केरल में, केरला में भी कहाँ हुआ था, मालाबार कोस्ट पर। मालाबार कोस्ट पर हुआ था हमारा मोपला विद्रोह, केरल में मालाबार कोस्ट पे हुआ था। ये हमारी जैसे नीचे की डिस्ट्रिक्ट से ये, तो ये वाली जो इसकी कोस्ट है ना, ये वाली कोस्ट पर क्या हुआ था हमारा मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था, सन भी याद रखना है इसका क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका सन याद रखिएगा, 1921 टू 22। इसके जो बहुत फेमस लीडर है उनका नाम है अली मुसालियार। अली मुसालियार, ठीक है, ये इसके एक लीडर है, बहुत फेमस लीडर है। इसका जो रीजन है कि मोपला विद्रोह क्यों हुआ था, उसका रीजन मैं आपको लिख देती हूँ। यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई थी, इस ट्रेजेडी का नाम था वेगन ट्रेजेडी। ये क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, एक वैगन था, यानी एक बहुत बड़ा, मान के चलिए एक रूम जैसा था, मतलब रूम जैसा था, डब्बे जैसा एक बना हुआ था, जिसमें क्या करा ब्रिटिशर्स ने, बहुत सारे प्रिजनर्स, मतलब प्रिजनर्स यानी बहुत सारे मोपला प्रिजनर्स जो थे, तो ये जो मोपला प्रिजनर्स थे ना,
ये पहले कहाँ पर कैद थे? ये थे पहले प्रिजन में कैद थे, बट बाद में क्या हुआ, इन लोगों को यहाँ से प्रिजन में से मोपला जाति के जो लोग थे जो कि प्रिजनर्स एज अ प्रिजनर्स प्रिजन में थे, उनको वहां से निकाल कर, ठीक है, उनको वहां से निकाल कर और एक वैगन में डाल दिया। अब ये बहुत सारे थे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक दो थे, नहीं, ये बहुत सारे थे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हो गए, यानी ये इसमें बहुत पास पास में क्लोज हो गए। तो अब ऑब्वियस बात है, अगर एक ही रूम में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को अगर हम कैद कर देंगे तो वहां पे क्या होने लगेगा, सफोकेशन फील होने लगेगी। तो ये लोगों को यहाँ पर सफोकेशन फील हुई और सफोकेशन के चलते हुए इन लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, दे आर डेड, ठीक है, इन लोगों की क्या हो गई, दे वर डेड, मृत्यु हो गई सफोकेशन के कारण। तो इसे ही वैगन ट्रेजेडी भी कहा जाता है और ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हम इसे कहते हैं। मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ कि मैंने आपको क्या समझाया है। मोपला जाति के कुछ लोग थे जो कि एज अ प्रिजनर प्रिजन में बंद थे, बट ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इनको जेल से निकालकर एक वैगन के अंदर शिफ्ट कर दिया। वो वैगन की कैपेसिटी बहुत कम थी और वहां पर मोपला लोग बहुत ज्यादा थे। ज्यादा होने के कारण वहां पर सबको सफोकेशन फील होने लगी और सफोकेशन के चलते हुए उन लोगों की मृत्यु हो गई। जैसे ही उन लोगों की मृत्यु हुई सफोकेशन के चलते हुए, वहां से इस चीज का नाम पड़ा वेगन ट्रेजेडी, या फिर हम इसे कह सकते हैं ब्लैक होल। आई होप सो आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये कब हुआ था इंसिडेंस, ये इंसिडेंस हुआ था 20 नवंबर 1921 को। कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 20 नवंबर 1921। और टोटल कितने मोपला जाति के लोग थे, 67, मतलब अप्रोक्स 67, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है बट 67 अप्रोक्सली याद करके चलिए। 67 मोपला prisoner being transported in closed wagon died of suffocation, also known as black hole tragedy, also known as black hole ट्रेजेडी। इस तरह से हम इसको लिखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि ये क्या है। ये इंसिडेंस हमको ब्लैक होल इंसिडेंस या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी आ सकता है और मोपला रिवोल्ट के नाम से भी आ सकता है। अब आता है हमारा एका विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह हमारा कौन सा है, एका रिवोल्ट। एका रिवोल्ट जो है, अगर हम इसका ईयर याद करें, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये मोपला विद्रोह जब हुआ था उसी टाइम पे हुआ था, दैट्स वे इसका ईयर भी अगर याद होए तो रख लेना, वरना कोई बात नहीं। 1921-22 में ये विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था हमारा अवध। अवध में भी प्लेसेस के नाम है हरदोई एंड सीतापुर। अगर हम एग्जैक्ट प्लेसेस के नाम लेकर चलें तो हरदोई एंड सीतापुर नाम की प्लेस थी अवध के अंदर, वहां पर ये विद्रोह हुआ था 1921-22 में। इसके जो फेमस लीडर है वो कौन है, मदारी पाली, मदारी पाली एंड सहदेव, ठीक है, मदारी पाली एंड सहदेव जो है इसके फेमस लीडर्स हैं। इनका जो रीजन था विद्रोह करने का वो था कलेक्शन ऑफ 50% more revenue than fixed rate by landlords। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये एक अवध नाम का प्लेस है, यहाँ पर ये खेती है, अलग अलग पीपल्स की खेती है, अलग अलग लोगों की खेती है। हर एक से जो ब्रिटिशर से वो कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, मान लो हर एक खेती का वो 1/6 टैक्स क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। बट ये 1/6 का 50% यानी 1/6 प्लस 1/3, और इसका 50% क्या होगा 1/6 का, सॉरी 1/3 क्या
1/6 का जो 50% होगा वो होगा 1/12। तो ये 1/6 का जो 50% है ये ज्यादा लेने लग गए, यानी 1/6 में प्लस कर लो 1/12। तो इतना टैक्स कौन कलेक्ट करने लग गया? ब्रिटिशर्स। यानी जितना टैक्स वो ले रहे थे उस पर उन्होंने 50% टैक्स की और बढ़ोतरी कर ली और ये टैक्स यहाँ से कलेक्ट करने लग गए। अब जब वो इतना टैक्स लेंगे तो जो फार्मर्स है, गरीब किसान है, वो इतना रेवेन्यू कैसे देंगे? ठीक है। और ये कौन कलेक्ट कर रहा था? ब्रिटिशर्स। यानी ब्रिटिशर्स कलेक्ट नहीं करते थे, लैंडलॉर्ड्स कलेक्ट करते थे। लैंडलॉर्ड कलेक्ट कर रहे थे, बट लैंडलॉर्ड किसके थे? ब्रिटिशर्स के। तो कलेक्ट तो ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। तो बस वही लाइन यहाँ पे लिखी है, कलेक्शन ऑफ 50% मोर रिवेन्यू देन फिक्स्ड रेट बाय लैंडलॉर्ड्स। इसके अलावा डिमांडिंग फोक्स्ड गिफ्ट्स, इसके अलावा यानी वो रिवेन्यू तो कलेक्ट कर ही रहे थे, उसके अलावा डिमांड कर रहे थे कि आप हमें और एज अ गिफ्ट के तौर पर और चीजें प्रोवाइड करो, फोर्स्ड गिफ्ट्स। यानी मान लो उन्होंने टैक्स तो ले लिया, टैक्स तो ले लिया, बट टैक्स के अलावा वो क्या हो रहा है? नहीं, तुम हमें टैक्स तो दे रहे हो जो दे रहे हो, इसके अलावा हमें और गिफ्ट्स दो। या तो हमको गाय गिफ्ट कर दो, या हमको कुछ एज अ मनी में कुछ गिफ्ट कर दो, या हमको कुछ ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट करो, मतलब जो भी आप गिफ्ट कर सकते हो हमको वो गिफ्ट करनी है। और वो भी फोर्स गिफ्ट, यानी वो उनके मन से फार्मर्स गिफ्ट नहीं दे रहे थे, फोर्सफुली लैंडलॉर्ड्स या फिर ब्रिटिशर्स गिफ्ट ले रहे थे। ठीक है। और वो कैसे लेबर काम पर लगा रहे थे? अनपेड। यानी ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लोगों से काम करा रहे थे बट उन्हें फीस पे नहीं कर रहे थे, यानी मेकिंग पीपल अनपेड लेबर। ओके। तो ये हमको लिखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट है। एक रिवोल्ट याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, किसने करा था और किस तरह से हुआ था। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट की तरफ, जिसका नाम है तिभागा रिवोल्ट। कब हुआ था तिभागा रिवोल्ट? 1946-47 के टाइम पर हुआ था। ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये? तो ये हुआ था हमारा बंगाल में, बट उस टाइम पे बंगाल कैसा था? अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड बंगाल में हुआ था, जिसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आती है जैसे कि दिनाजपुर, रंगपुर, मालदा, जल चलो छोड़ो मालदा। ठीक है। ये कुछ है, आप चाहो तो ये सारी चीजें जो है ये आप नहीं भी लिखो तो चलेगा, बट अनडिवाइडेड बंगाल लिखकर जरूर आना। यहाँ के जो फेमस लीडर्स हैं और जो यहाँ का रीजन है वो क्या है, मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। यहाँ पे क्या करा था कि यहाँ के जो फार्मर्स थे उनको क्या बोला जाता था? मान लो बरगादार्स बोला जाता था। ठीक है। अब इनका ना एक ओल्ड सिस्टम चला हुआ आता था, ओल्ड सिस्टम चलता था यहाँ के फार्मर्स को, ये भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ के जो फार्मर्स है उनका एक ओल्ड सिस्टम चला हुआ आता था। वो ओल्ड सिस्टम क्या था? उसमें ये था कि फार्मर्स के पास में फार्मर्स के पास में 2/3 शेयर रहेगा क्रॉप का, और 1/3 शेयर जो है वो ये किसको दे देंगे? लैंडलॉर्ड को दे देंगे क्रॉप का। ठीक है। ये इनका एक ओल्ड सिस्टम था। और जितनी भी ग्रेनरी ग्रेनरी क्या, जितनी भी ग्रेन्स वगैरह हैं जो भी हो रही है फार्मर्स को, वो अपनी खुद की ओन ग्रेनरी में स्टोर कर कर रखेगा। ठीक है। ये इनका ओल्ड सिस्टम था। बट ब्रिटिशर्स ने न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, और वो न्यू सिस्टम में ये बोला कि ये जो आप आपके खुद की ग्रैनरी में सामान स्टोर कर कर रख रहे हैं, अब वो आज से नहीं होगा। और ब्रिटिशर्स उसको स्टोर करेंगे, किसकी क्रॉप को? फार्मर्स की क्रॉप को। क्रॉप फार्मर की स्टोर ब्रिटिशर क्यों करेगा? ठीक है। तो बस इसी सिस्टम के लिए उन्होंने विद्रोह करा वहां के फार्मर्स ने कि हमको हमारा ओल्ड सिस्टम ही चाहिए। क्या? कि हमको हमारा ओल्ड सिस्टम ही कंटिन्यू करना है, हमको आपका न्यू सिस्टम कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। इसको कैसे लिखेंगे? अपोजिशन बाय फार्मर्स, opposition by farmers to old system of crop sharing।
ठीक है। आप ये लिख सकते हैं कि उनकी डिमांड क्या थी फार्मर्स की, कि उनको 2/3 ग्रेनरी मिले और 1/3 ही वो शेयर के रूप में दे और वो खुद की ग्रेनरी में क्या करें, स्टोर करके रखे सामान को। ठीक है, ये आप चाहो तो लिख सकते हैं आगे। यहाँ पर जो फेमस लीडर्स थे वो किसान सभा के थे। किसके थे? किसान सभा के लीडर्स थे। उनका नाम था कंपारम एक का, और दूसरे का था चारू मजूमदार। चारू मजूमदार। आप लीडर्स ऊपर लिख लीजिएगा। ये लीडर जो है ये ऊपर लिखिएगा आप, ये लीडर्स के नाम, और ये जो ये वाली लाइन है ना जो उसका रीजन है रिवोल्ट का, वो नीचे लिखिएगा। ठीक है, मैंने रीजन ऊपर लिख दिया, लीडर नीचे लिख दिया। बट अगर 2 मार्कर में क्वेश्चन आता है और हमको अच्छे से लिखना है तो हमको ये ऊपर लिखना पड़ेगा और ये नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा तिभागा सिस्टम हो गया। अब हमारा आता है बरदोली विद्रोह। कौन सा विद्रोह आता है? 10th नंबर का विद्रोह है हमारा बरदोली विद्रोह। कब हुआ था बरदोली विद्रोह? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ईयर याद रखिएगा। 1928। ठीक है, कब हुआ था? 1928 में। कहाँ हुआ था? सूरत, गुजरात। ठीक है, सूरत गुजरात में विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने इस रिवोल्ट को लीड करा था। वो फेमस पर्सनालिटी का नाम है हमारा वल्लभ भाई पटेल। देखो, वल्लभ पटेल ऐसा नाम रहता है, वल्लभ भाई पटेल इनका नाम था, लेकिन आज हम क्या जानते हैं इनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से जानते हैं। तो ये जो सरदार नाम की उपाधि है ना, ये वल्लभ भाई पटेल को इसी रिवोल्ट से मिली थी। ठीक है, सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को किस रिवोल्ट के थ्रू मिली थी? बरदोली, बरदोली रिवोल्ट के थ्रू मिली थी। ओके, ध्यान रखिएगा। तो वल्लभ भाई पटेल हो गए इन इसके मेन लीडर, और इनको सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्टेड, किसका सपोर्ट था? गांधी जी का, सपोर्टेड बाय गांधी जी। अब इसमें क्या था कि जो रेसिडेंसी थी हमारी बॉम्बे की, जो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर एकदम से ही वहां का जो गवर्नमेंट था उन्होंने वहां का लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी सडनली, सडनली यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि एकदम से, सडनली इंक्रीज लैंड रिवेन्यू। उन्होंने सडनली रिवेन्यू इंक्रीज करा, और वो भी ऐसा नहीं कि 1%, 2%, 3%, 5% डिक्रीज करा, नहीं, डायरेक्ट 22% जो वहां का लैंड रेवेन्यू था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया इस चीज को कि हम ये चीज नहीं करेंगे, उस चीज को मानने के लिए इनकार कर दिया। इंक्रीज लैंड रेवेन्यू बाय 22%। जब यहाँ के लोगों ने विद्रोह करा गवर्नमेंट पे कि आप जो 22% का जो टैक्स इंक्रीज कर रहे हो आप इसको हटा दीजिए, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं हटाएंगे। ओके, तो फिर जब उन्होंने रिफ्यूज करा, देन लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया, और इसको लीड किसने करा था? वल्लभ भाई पटेल ने। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू विथड्रॉ। जबकि गवर्नमेंट ने कैसी स्थिति में रिफ्यूज करा था पता है आपको ये चीज, कि हाँ हम नहीं लेंगे ये वगैरह वगैरह, मतलब ये चीज को मानने से इनकार कब कर दिया था? जब वहां पर फेमाइन की कंडीशन थी, फेमाइन मतलब अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिफ्यूज टू विथड्रॉ दिस इवन व्हेन फेमाइन लाइक कंडीशन occurs. ओके,
अब क्या हुआ, इस मूवमेंट को क्या नाम से भी जाना जा सकता है, मतलब फार्मर ने जब प्रोटेस्ट करा और जब ये मूवमेंट स्टार्ट करा तो उन्होंने इस मूवमेंट को नो टैक्स मूवमेंट के नाम से स्टार्ट करा। ठीक है, प्रोटेस्ट जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा उससे इन्होंने स्टार्ट करा एज अ नो टैक्स मूवमेंट। वो लाइन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जो बरदोली, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बरदोली की वुमन्स थी, बरदोली वुमन, उन्होंने टाइटल दिया था, गिव टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या निकल के आया हमको वो भी याद रखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, बरदोली विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह, ये 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत, गुजरात में हुआ था। इसके जो प्रमुख लीडर है वो वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको सपोर्ट था गांधी जी का। ये रिवोल्ट क्यों हुआ था? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, उन्होंने एकदम ही 22% जो टैक्स है, जो टैक्स में 22% का इंक्रीमेंट कर दिया था, एकदम ही इंक्रीमेंट करा था। और जब इन्होंने इंक्रीज करा तो जो बरदोली के फार्मर्स थे, जितने भी बरदोली के फार्मर्स थे, वो गवर्नमेंट के पास गए कि आप ये जो न्यू पॉलिसी लेकर आया हो 22% टैक्स की, इसको विथड्रॉ कर लीजिए। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था विथड्रॉ करने से। और जब ये चीज उन्होंने जब टैक्स लगाया था तब उस बरदोली वाली जो प्लेस है वहां पर फेमन लाइक कंडीशंस थी, बट फिर भी उन्होंने टैक्स लगाया और उसके बावजूद भी उन्होंने विड्रॉ करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तब जाकर और वहां के जो लोग थे उन्होंने अच्छा भयंकर प्रोटेस्ट करा गवर्नमेंट के खिलाफ। और जो बरदोली की वुमेन्स थी और उनको जो लीड था वो वल्लभ भाई पटेल ने करा था। दैट्स वाई बरदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का क्या दिया था? टाइटल दिया था। अब इतना आपको चीज समझ में आ गया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब इसका जो परिणाम निकला था वो क्या निकला था? गवर्नमेंट हेड बो डाउन, यानी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर हम ये वर्ड्स लिख सकते हैं, गवर्नमेंट हेड बो डाउन। ठीक है, यानी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और एक इंक्वायरी कमेटी भी थी, एंड एन इंक्वायरी कमिटी इंक्वायरी कमिटी was सेटअप। एक इंक्वायरी कमेटी को बिठाया और उन्होंने इंक्वायरी करी और उस रिवेन्यू को जो 22% लग रहा था, ठीक है, जो रिवेन्यू 22% लग रहा था उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। एंड रिवेन्यू रिड्यूस्ड टू, कितना रिड्यूस करा? 22% से 6.03%, यानी 22% से डायरेक्ट 6.03% जो है टैक्स को रिड्यूस्ड कर दिया गया था। अब हमारे जो जितने भी पीजेंट रिवोल्ट से 10 पीजेंट रिवोल्ट हमने पढ़े हैं उसके कॉजेस पढ़ लिए, ये हमारे खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेचर। हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रिवोल्ट्स। अब इसको जो है ना आपको एक्सप्लेन डीप में आपके मन से करना है। मैं सिर्फ आपको हेडिंग्स दे रही हूँ, उसको आप एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि मैंने ट्राइबल रिवोल्ट में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि आपको कैसे क्या लिखना है। अगर नेचर ऑफ रिवोल्ट जो है ये 7 मार्कर में आ जाता है तो मैं आपको उसके लिए हेडिंग्स दे रही हूँ, उसको अंदर एक्सप्लेन आप खुद करना। देखो नेचर कैसा था, ये जितने भी रिवोल्ट हुए इनका नेचर कैसा था। रिवोल्ट पढ़ते से ही हमको एक नेचर सबका समझ आता है कि ये सारे रिवोल्ट कैसे थे, रीजनल रिवोल्ट थे। रीजनल रिवोल्ट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं था कि ये पूरे इंडिया में एक साथ रिवोल्ट छिड़ रहे थे, नहीं। ये रिवोल्ट अगर मान लो आज पंजाब में है तो कल गुजरात में होगा, फिर बॉम्बे में होगा, देन बंगाल में होगा, ऐसे रिवॉल्व हो रहे थे। यानी ये प्लेसेस प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से हो रहे थे। ठीक है, बट अगर हम 1857 का रिवोल्ट देखें तो वो ना पूरे एक इंडिया का रिवोल्ट था, मतलब वो पैन इंडिया में हो रहा था एक साथ, दैट्स वाई। ठीक है, बट ये रिवोल्ट जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह हो रहे थे, दैट्स वाई ये रीजनल रिवोल्ट्स थे, यानी अलग अलग रीजन में हो रहे थे, तो रीजनल रिवोल्ट। तो एक ये नेचर हो गया रीजनल रिवोल्ट का। उसी के साथ साथ में स्पॉन्टेनियस नेचर था। स्पॉन्टेनियस नेचर का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियस नेचर
के रिवोल्ट थे। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट करा, उन्होंने कोई पहले से अपनी ब्लूप्रिंट नहीं बनाया, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर उन्होंने अपने पास नहीं रखा, और यहाँ तक कि उन्होंने ना ही खुद को समझाया कि किस तरह से रिवोल्ट करना है। लोगों ने क्या करा कि अच्छा ये चीज़ नहीं मान रहा, चलो रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ अपनी। जबकि अगर वो सही स्ट्रेटजीज यूज करते, सही लीडर यूज करते, स्ट्रॉन्ग लीडर यूज करते, सही इक्विपमेंट्स यूज करते, तो ये शायद सफल हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, नो ब्लूप्रिंट, नो ब्लूप्रिंट, नो स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है। ये दो चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड चीज हो सकता है हमारा कि ये जो विद्रोह थे ये सडन हुए थे, यानी ये कोई प्लानिंग से नहीं हुए थे, कोई पहले से इन लोगों ने प्लानिंग नहीं करी थी कि हम रिवोल्ट करेंगे, ना ही ये लोगों को पता था कि ये करेंगे। बट जब जैसे जैसे अत्याचार बढ़ता गया तो सडनली अलग अलग प्लेसेस पे ये रिवोल्ट क्या हुआ, होने लगा। और उसी के साथ में रिवोल्ट नॉन वायलेंट नहीं थे, रिवोल्ट वायलेंट थे। ये बहुत मेन नेचर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने 3 आपको हेडिंग्स दी है, 2 हेडिंग्स, यानी टोटल अगर 7 मार्कर का क्वेश्चन है तो कम से कम हमारे पास में 5 हेडिंग्स होनी चाहिए। तो 2 हेडिंग्स आप खुद अपने मन से लिखिएगा कि आपको और क्या नेचर में दिखाई दे रहा है इन रिवॉल्ट्स के। ओके, अब हम इसके अलग फेल होने के रीजंस देख लेते हैं, ठीक है। फेलियर, ये भी हमारा 7 मार्क में आ सकता है। फेल होने के क्या क्या रीजंस थे? लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ना ही अच्छे लीडर थे, ना ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस थे, ना ही इन्होंने कोई अपना ब्लूप्रिंट बनाया, ना ही इन्होंने कोई प्लानिंग करी, ठीक है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विद्रोह करा, तो लेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसी के साथ साथ जो विद्रोह कर रहे थे वो तो पीजेंट्स थे, ठीक है, वो तो पीजेंट्स थे। बड़े बड़े जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, यानी कुछ कुछ में, जैसे कि हमारा बरदोली में वल्लभ भाई पटेल थे जिनको गांधी जी का सपोर्ट था। बट क्या हमने जो दूसरे रिवोल्ट पढ़े, पपना रामोसी, मोपला रिवोल्ट, क्या उनमें पॉलिटिकल लीडर्स ने या फिर कोई बड़ी पर्सनैलिटी ने पार्टिसिपेट करा था? नहीं करा था, ठीक है। तो लेक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, लेक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है, ये भी एक रीजन है। फिर इकोनॉमिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर यानी जो लीडर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस विद्रोह को आगे बढ़ा पाए, तो इकोनॉमिक प्रेशर। तो लेक ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर भी आप यहाँ लेक ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर क्या, मतलब इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा था यहाँ पर, तो आप वो चीज भी लिख सकते हैं। सोशल कॉजेस यानी अलग अलग जगह अलग अलग लोग ने करे थे, तो अपने अपने सबके कॉजेस थे कि कहीं पे क्यों, कहीं पे क्यों, तो सोशल कॉजेस भी थे फेल होने की, ठीक है। और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि अगर कोई फार्मर पर कोई ब्रिटिशर अत्याचार कर भी रहा है, बट इस फार्मर को इतना नॉलेज है ही नहीं लीगली कि अगर ब्रिटिशर्स उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो वो क्या, इनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या चीजें कर सकता है, ठीक है। वो उसको जमीन का भी इतना नॉलेज नहीं, क्योंकि एजुकेटेड नहीं था उस टाइम पे फार्मर इतना, और इतना उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था। उनको लीगल लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही थी, यानी थोड़ी शिकायतें आ रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लीगल प्रैक्टिसेस कैसे होती है, लीगल चीजें कैसे होती है, उन्हें उस चीज का नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो तो सीधे साधे पेजेंट्स थे, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो है पीजेंट रिवोल्ट खत्म होता है, तो हमने ट्राइबल रिवोल्ट और उसी के साथ में हमने पीजेंट रिवोल्ट, दोनों रिवोल्ट्स हमने खत्म कर लिए हैं पढ़कर। हमने इन दोनों रिवोल्ट्स का नेचर, रीजन ऑफ फेलियर, कोजेस और टाइप्स, मतलब कितने रिवोल्ट हुए, उनके जो नेम वगैरह है, कहाँ हुआ, कौन लीडर था, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।